याद रखिएगा, स्वयं के जीवन से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश और आज ये अपना रीट एग्ज़ाम को लेकर लेवल सेकंड हेतु पहला मॉडल पेपर है। कंप्लीट पाठ्यक्रम पर आधारित, पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित ये कंप्लीट मॉडल पेपर है। तो ईमानदारी से पेपर को दीजिएगा। उत्तर है जो लिखते जाना और मेरे बताने के बाद आप अवलोकन करते जाना और कंप्लीट पेपर होने के बाद में कमेंट करके बताइएगा किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। बहुत अच्छा पेपर बनाया गया है। वीडियो को आपको लाइक कर देना, अभी ज़रूर लाइक करना, आपको शेयर करना है सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। और पेपर बनाने में विशेष योगदान दिया है MK सर ने। देखिए, पहला सवाल है अपना। प्रश्न बोलने के बाद मैं 4-5 सेकंड का समय दूंगा, आप उत्तर कमेंट कर दीजिएगा, सोच लीजिएगा अपना उत्तर। पहला प्रश्न है, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति अवशेषों का संबंध है तरखानवाला डेरा से, रोपड़ से, बनवाली से या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर होगा परिपक्व हड़प्पा संस्कृति अवशेषों का संबंध है अपने। उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, तरखान वाला डेरा से। और वीडियो को आप रोक के भी विकल्प अच्छे से पढ़ के भी उत्तर दे सकते हैं। अगला सवाल, ऋग्वेद में राज्य शब्द का प्रयोग कितनी बार मिलता है? ऋग्वेद के अंदर राज्य शब्द का प्रयोग कितनी बार मिलता है? 1 बार, 2 बार, 200 बार या फिर 300 बार? कितनी बार मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा अपना ए, 1 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है? 1 बार। ए उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, जैन दर्शन का कौन सा नियम चोरी नहीं करने से संबंधित है? जैन दर्शन का कौन सा नियम है जो चोरी नहीं करने से जुड़ा हुआ, रिलेट है? सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर होगा यहाँ पर अपना ब, अस्तेय। ठीक है, अगला सवाल देखिए, महात्मा बुद्ध ने कौन सी नदी के किनारे कठोर तपस्या की? जो भी नए टॉपिक जोड़े गए हैं अपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सारे नए टॉपिकों के अनुसार ये पेपर बनाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने कौन सी नदी के किनारे कठोर तपस्या की थी? यमुना, गंगा, गोदावरी या फिर निरंजना? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना 4 नंबर, डी, निरंजना नदी के किनारे बुद्ध ने तपस्या की थी। अगला देखिए, शूरसेन की राजधानी को यूनानी लेखक किस नाम से पुकारते थे? शूरसेन की जो राजधानी थी उसको यूनानी लेखक किस नाम से पुकारते थे? शूरसेनोई, मथुरा, मेथोरा या फिर पिथोरा? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना क्या? मैथुरा, इस नाम से पुकारते थे, यानी कि स विकल्प है जो सही होगा। छठा सवाल देखिए, हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। हाथी गुफा अभिलेख के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कलिंग पर जब आक्रमण हुआ तो वहाँ पर उस समय कौन है जो शासक था? सुसीम, नंदराज, डाइमेकस या फिर घनानंद? क्या उत्तर हो जाएगा 6 के अंदर अपना? 6 में उत्तर हो जाएगा नंदराज, बी विकल्प है जो सही होगा। अगला सवाल देखिए, 7वां, वह पल्लव शासक जिसने अपनी पुस्तक मत विलास में हिंदू देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाई थी, वह पल्लव शासक कौन था? महेंद्र,
वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन फर्स्ट या नरसिंह वर्मन सेकंड। तो कौन था पल्लव शासक जिसने अपने पुस्तक मत विलास में हिंदू देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाई थी? तो वो था नरसिंह वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन सेकंड। 8वां सवाल देखिए, स्वामी विवेकानंद की माता का नाम था रमा देवी, मोहनी देवी, भुवनेश्वरी देवी या फिर कान्य देवी? तो क्या नाम था विवेकानंद की माताजी का? अपने 8 के अंदर उत्तर होगा 3 नंबर सी, भुवनेश्वरी देवी। अगला सवाल देखिए, किस समय को पेटीकोट और पर्दा पर्दा का शासन कहते हैं? किस समय को पेटीकोट और पर्दा का शासन कहते हैं? 1560 से 62, 60 से 68, 60 से 66 या फिर 60 से 61? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा 1560 से 62 के समय को, यानी कि ए विकल्प है जो सही हो जाएगा। 10वां सवाल, बंगाल में इजारेदारी या ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? वेलेज़ली ने, हेस्टिंग ने, डलहौजी ने या फिर डुप्ले ने? वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान को ज़रूर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बंगाल में इजारेदारी या ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? 10 के अंदर अपना उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 2 नंबर विकल्प। मिलान करना है आपको, एक तरफ तो विद्रोह केंद्र है और दूसरी तरफ विद्रोह का दमन करने वाला अधिकारी है। दिल्ली, निकलसन, कानपुर, कैंपवेल, बनारस, कर्नल नील, जगदीशपुर बिहार, विलियम टेजर। तो यहाँ पर ये सभी सुमेलित है। तो जो विद्रोह वाला अपने केंद्र है दिल्ली जो था, उसका जो विद्रोह का दमन अधिकारी था दिल्ली में, किसने दमन किया था? निकलसन ने, ये अधिकारी था दमन अधिकारी। कानपुर बिठूर में कैंपवेल, बनारस में कर्नल नील और जगदीशपुर बिहार में विलियम टेजर। ध्यान में रखिएगा। 12वां सवाल है, किस घटना को अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने की कब्र में आखिरी कील साबित होना कहते हैं? कौन सी घटना है जिसको अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने की कब्र में आखिरी कील साबित होना कहते हैं कि ये आखिरी कील थी? जलियांवाला हत्याकांड 1919, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1919-22, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, अगला सवाल देखिए, औपचारिक रूप से संविधान के गठन की बात, या यूँ कहें संविधान सभा की मांग का सर्वप्रथम श्रेय जाता है औपचारिक रूप से मानवेंद्र नाथ राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू? किसको जाता है ये श्रेय? 13 नंबर में अपना उत्तर हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय, विकल्प सही होगा। और इसीलिए मानवेंद्र नाथ राय को संविधान सभा का अपने क्या कहा जाता है? प्रतिपादक भी कहा जाता है। संविधान सभा का प्रतिपादक भी कहा जाता है मानवेंद्र नाथ राय को। अगला देखिए, मूल अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? मूल अधिकारों का जो निलंबन है किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? 352, 356, 360 या फिर 349? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा क्या?
352, ठीक है 352। अगला देखिए, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव अभियान के लिए कितना समय मिलता है। चुनाव जो लड़ने वाला उम्मीदवार होता है उसको चुनाव अभियान के लिए कितना समय मिलता है, 2 सप्ताह, 4, 30 दिन या 21 दिन। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2 सप्ताह मिलता है उसको। 16 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। भारत का जो अपने संविधान है उसमें उप प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, 76, 78, 85 या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना 16 में डी, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। अगला सवाल, अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 के तहत कोई व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय से असंतुष्ट होने पर, अधीनस्थ न्यायालय में असंतुष्ट है वो, तो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है या करता है, तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कितने प्रकार के मामलों की अपील कर सकता है। तो आगे वो कितने प्रकार के मामलों में अपील है जो कर सकता है, 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना 17 के अंदर 3, ठीक है। अब 3 कौन कौन से हैं आपने नाम सुना होगा। पहला, दीवानी या सिविल मामले, आर्टिकल 133 के तहत कर सकता है। दूसरा, फौजदारी वाला दंड संबंधी जो मामले होते हैं, आर्टिकल 134 के तहत। और तीसरा है संवैधानिक जो मामले होते हैं वो 135 के तहत कर सकता है वो। अगला सवाल, ग्राम सभा की साधारण बैठकें एक वर्ष में कितनी बार होती है। ग्राम सभा की साधारण जो बैठकें होती है वो एक वर्ष में कितनी बार होती है, 2, 3, 5 या 6। बताइए साहब। तो उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6 बार होती है, ठीक है, ग्राम सभा की साधारण बैठकें। अब 6 बार कब कब होती है ये भी पूछा जा सकता है। 1 मई को, 2 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को और 8 मार्च को, ठीक है, ये 6 होती है। अगला सवाल, 2 देशांतर के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। 2 देशांतरों के बीच के स्पेस को, क्षेत्र को, एरिया को क्या कहते हैं। अर्धवृत्त, गौर क्षेत्र, न्यून क्षेत्र या फिर अक्षांश क्षेत्र। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या, 2 नंबर, गौर क्षेत्र। और रीढ़ से संबंधित लगभग सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। सारी चीज़ें लगभग पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट देखना, सारी चीज़ें बहुत शानदार तरीके से, SST वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह, इंग्लिश वगैरह, तमाम चीज़ें। अगला सवाल है, शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है मध्य अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में या फिर सभी में। तो क्या उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना मध्य अक्षांशों में पाया जाता है।
शीतोष्ण कटिबंध किस में पाया जाता है? मध्य अक्षांशों में पाया जाता है। वहीं हम बात करें उष्ण कटिबंध की, तो उष्ण कटिबंध जो है निम्न अक्षांशों में पाया जाता है, ध्यान में रखना। और शीतोष्ण जो कटिबंध मध्य अक्षांश में बता ही दिया आपको, और जो शीत कटिबंध है वो उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। वहीं इससे पहले वाला जो सवाल था ये, इसमें हमने बात की कि दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं गौड़ क्षेत्र कहते हैं, और वहीं अगर पूछ लिया जाए दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं जाल, कहते हैं उसे जाल या कटिबंध कहते हैं। ठीक है। 21 नंबर देखिए, वे वायुमंडलीय विक्षोभ जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब, ध्यान से सुनिएगा, वे वायुमंडलीय विक्षोभ जिनके केंद्र में, सेंटर में तो निम्न वायुदाब होता है और केंद्र से बाहर परिधि की ओर उच्च वायुदाब होता है, क्या कहलाते हैं वो? चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तूफान या ज्वार भाटा? तो वो कहलाते हैं अपने चक्रवात। क्या कहलाते हैं? चक्रवात। देखिए सेंटर में तो होता है निम्न वायुदाब और केंद्र से बाहर की परिधि की ओर क्या होता है? उच्च वायुदाब। तो वो क्या कहलाते हैं? चक्रवात। अगला है अपने 22 नंबर, वे पवने जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है, वो कौन सी पवनें जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है? जेट स्ट्रीम, घाटी समीर, पर्वतीय समीर या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है। अगला सवाल है, सतलुज और व्यास नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है, सतलुज और व्यास नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है बिस्त दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब या फिर चाज दोआब? तो क्या उत्तर होगा यहाँ पर? सतलुज और व्यास नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपने बिस्त दोआब। ठीक है, 1 नंबर विकल्प जो सही हो जाएगा। वहीं हम बात करें बारी दोआब की, तो ये कहलाता है व्यास और रावी नदी के मध्य का, व्यास और रावी इसके बीच का जो होता है नदी के मध्य का, ये क्षेत्र कहलाता है बारी दोआब। बात करें रचना दोआब की, तो ये रावी और चिनाब, रावी और चिनाब के बीच का। चाज दोआब की बात करें तो चिनाब व झेलम, चिनाब व झेलम के मध्य का क्षेत्र। अगला है, एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है संजय परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सुबनसिरी परियोजना या फिर कोलडेम परियोजना? एशिया की पहली भूमिगत परियोजना, तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा संजय परियोजना। अगला सवाल, गन्ना किस प्रकृति का पौधा है? अर्ध शुष्क जलवायु पौधा, उष्ण आर्द्र जलवायु पौधा, शीतोष्ण जलवायु पौधा या इनमें से कोई नहीं? तो गन्ना किस प्रकृति का, किस प्रकार का पौधा है? उष्ण आर्द्र जलवायु वाला पौधा, उष्ण आर्द्र जलवायु वाला पौधा है। और गन्ने में आप ये चीज़ और ध्यान में रख लेना, रेक रोड नामक रोग है जो पाया जाता है, अगर रोग पूछ लिया जाए बाय द वे तो। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत के कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसके कितने % पर पाई जाती है? 20, 21, 22 या 23? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा सी, 22% पर। और जलोढ़ मिट्टी के विस्तार की हम बात करें तो विस्तार जो इसका है अपने सिंधु,
गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो इस मिट्टी का विस्तार है यहाँ पर। अगला है, देश की कुल आबादी का कितने प्रतिशत दिव्यांग है। देश की जो कुल आबादी उसका कितने प्रतिशत है जो दिव्यांग है। 2.1, 3.1, 4.1 या फिर 5.1%। तो यहाँ पर जो दिव्यांग पॉपुलेशन है वो है 2.1। अगला सवाल, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का संबंध किस योजना से है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का संबंध किस योजना से है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। तो किस पंचवर्षीय योजना में है ये। पंचम योजना में था 20 सूत्रीय कार्यक्रम, इससे संबंधित है। अगला सवाल है, राजस्थान के अक्षांश से शुरुआत व कर्क रेखा के मध्य कितने डिग्री या मिनट का अंतर है। बताइए। 36 मिनट, 30 मिनट, 27 मिनट या फिर 15 मिनट। उत्तर हो जाएगा 27 मिनट। सवाल है, बरखान के बीच के मार्ग को कहते हैं। बरखान के बीच के मार्ग को क्या कहते हैं साहब। गारो, मारो, जारो या फिर पारो। तो यहाँ अपना सही उत्तर हो जाएगा क्या, पारो। क्या कहते हैं, पारो। और जो लेवल फर्स्ट वाले हैं वो भी इस मॉडल पेपर को देख सकती, क्योंकि आपके हिंदी वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह ये चीज़ें तो वही रहने वाली है। अगला सवाल है, लाखेरी दर्रा कहाँ है। लाखेरी दर्रा कहाँ है साहब। बूंदी में, जालोर में, कोटा में या फिर बारा में। क्या हो जाएगा उत्तर। उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर बूंदी में है ये। ठीक है, लाखेरी दर्रा। आगे बात करते हैं। कोपेन के अनुसार BSHW से संबंधित जिला नहीं है। BSHW से संबंधित जिला नहीं है। सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा क्या, चित्तौड़। ठीक है, ये कोपेन के अनुसार जो भी बता रखे हैं, जिन जिन वर्गों में बांट रखा है, तो इनके अंदर किसके वर्गीकरण में कौन कौन से जिले शामिल है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा इन्हें भी आप। पश्चिमी राजस्थान में खेतों में भूमिगत जल क्रांति को कहते हैं। सेम पावर, सेम टावर, सेम की समस्या, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना सेम की समस्या। और इसमें क्या होता है कि इस जल क्रांति से कोशिकाओं द्वारा रिसाव की प्रक्रिया से पश्चिमी राजस्थान में क्या जो मिट्टियाँ हैं अम्लीय व क्षारीय बन जाते, और यही क्या है, सेम की समस्या है। सवाल है, कालीबंगा उत्खनन के कितने स्तर सामने आए हैं अभी तक। कालीबंगा उत्खनन के कितने स्तर सामने आए हैं। 4, 3, 2 या 5। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा क्या, 5। आगे देखिए, प्रताप के संबंध में यह कथन किसने लिखा है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य से पवित्र ना हुई हो। तो साहब आज आपको मैं बता दूं, प्रताप साहब की जयंती भी है, तो उसकी भी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये कर्नल टोड ने कहा, अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा, या VA स्मिथ ने, या फिर ओझा ने। तो ये कहा था कर्नल टोड ने। किसने कहा, कर्नल टोड ने। और क्या कहा था वापस देख लीजिए कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में ऐसी घाटी नहीं है कोई जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य से पवित्र ना हुई हो। मतलब हर क्षेत्र में उसने कार्य किया था वहाँ पर।
अगला है राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल युद्ध में किसकी ओर से भाग लिया था? मालदेव की ओर से, शेरशाह की ओर से, निष्पक्षता या समझौता करवाने वाला था? तो राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल युद्ध में किसकी ओर से भाग लिया था साहब? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा शेरशाह की ओर से भाग है जो लिया था। साथ साथ में उत्तर जो कमेंट करते जाएं, प्रश्न बोलने के बाद वीडियो रोक के अच्छे से विकल्प पढ़ सकते हैं आप, और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। इतना अच्छा पेपर दे रहे हैं आपको, मेहनत करें तो आपसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप लाइक शेयर तो कर ही दें। पंच पीरों में शामिल नहीं है? पाबूजी, हरबूजी, गोगाजी, तेजाजी? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या? तेजाजी। ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। और पंचपीर कौन कौन से ये देख लीजिए आप। पाबूजी है, हरबूजी है, रामदेव जी है, मेहाजी मांगलिया है और गोगा जी है। ये पंचपीर है। ठीक है, आगे देखिए। वे संत जिनके ग्रंथ वाद विवाद शैली में तथा ये ग्रंथ है जो चौपड़े कहलाते हैं, वाद विवाद शैली में, और ये ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चौपड़े कहलाते हैं। तो संत माव जी के हैं या संत दादू दयाल के, हरिदास जी के, या फिर संत लालदास जी के? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा क्या? संत माव जी, 1 नंबर विकल्प। आगे देखिए। बूंदी की कदली तीज मनाई जाती है, कदली या फिर कजली? श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, फाल्गुन शुक्ल तृतीया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 39 के अंदर अपना? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये बूंदी के अंदर कजली तीज मनाई जाती है। सवाल है दामना आभूषण संबंधित है उंगली, पैर, नाक या कमर? दामना तो ये संबंधित अपने उंगली से। अगला सवाल, चितेरों की ओवरी चित्रशाला का संबंध किस चित्र शैली से है? कई बार पूछा हुआ ये तो। चितेरों की ओवरी चित्रशाला का संबंध किस चित्र शैली से है? उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ या फिर मारवाड़? तो क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ पर 41 में? उदयपुर से। कहाँ से? उदयपुर से। अगला देखिए 42 नंबर। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है, फड़ से संबंधित है ये, पानों से, मांडना से या फिर कावड़ से? तो मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है, यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? कावड़ से। और कावड़ चित्तौड़ के बस्सी गांव में खेराडियों या खेरादियों का व्यवसाय है। अगला सवाल, दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले जहाज जैसा प्रतीत होता है, दिखाई देता है। उक्त वाक्य में किस किले की बात हो रही है? किस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है? जैसलमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ या फिर जूनागढ़? बताइए साहब। तो यहाँ पर वो किला है जैसलमेर, इसकी बात हो रही है। अगला है, वह नृत्य जिसको भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने पहचान दिलाई, वो कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य, घुड़ला, अग्नि या फिर वालर नृत्य? तो कौन सा है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना ढोल नृत्य। साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा, जो ढोल नृत्य है
वो जालोर का प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है कहाँ का प्रसिद्ध है साहब? जालोर का प्रसिद्ध है। अगला सवाल, परनेड़ी कंवारी कहानी के लेखक हैं कि परनेड़ी कंवारी नथमल जोशी, यादवेंद्र शर्मा, विजयदान देथा या लक्ष्मी चुंडावत? पूर्णतः नए पाठ्यक्रम के अनुसार ये पेपर है जो बनाया गया है, तो ये है अपने नथमल जोशी साहब की परनेड़ी कंवारी। सवाल है, मेवाड़ भील कोर के गठन की स्वीकृति कब मिली? मेवाड़ भील कोर के गठन की स्वीकृति कब मिली? 1841 में, 1842, 1843 या फिर 1844? बताइए साहब। ये मिली थी 1841 को। ठीक है। अगला सवाल, NEFT में हितकारी खाते में रिक्त स्थान घंटे में राशि जमा हो जाती है, कितने घंटे में जमा हो जाती है? 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में? बैंक खातेदारी वाला नया टॉपिक जुड़ा है अपने बीमा में बैंकिंग प्रणाली, तो वहाँ से ये सवाल है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 घंटे में। NEFT में हितकारी खाते में 2 घंटे में राशि है जो जमा हो जाती है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है, बताइए। समुद्री बीमा में नहीं होता, वाहन बीमा में, जीवन बीमा या फिर अग्नि बीमा में? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है किसमें? जीवन बीमा में। जीवन बीमा में जीवन की हानि हो जाती है तो उस क्षति की पूर्ति है जो नहीं की जा सकती, पैसों से क्या होता है। ठीक है। अगला देखिए, उपभोक्ता अधिनियम में उपभोक्ता को कितने वर्गों में बांटकर लाभान्वित किया गया है? उपभोक्ता अधिनियम में उपभोक्ता को कितने वर्गों में बांटकर लाभान्वित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? तो उत्तर हो जाएगा 2 वर्गों में। अगला है, राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है कृषि विभाग, वन विभाग, बाल अधिकारिता विभाग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या उत्तर हो जाएगा 50 के अंदर? बाल अधिकारिता विभाग है जो कार्यरत है इसमें। अगला देखिए, विद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाने वाला नवीनतम विषय है। विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसमें सम्मिलित किया जाने नवीनतम विषय कौन सा है? ये अपनी 11वीं और 12वीं जो यूनिट है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, वहाँ से ये सवाल अब पूछ रहे हैं हम। हिंदी, गणित, भूगोल, सामाजिक विज्ञान? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? इनमें से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, जो नहीं उद्देश्य है वो बताना है। बच्चे का सामाजिक विकास, नेतृत्व की गुणवत्ता का निर्माण, एक आदर्श नागरिक तैयार करना, घटनाओं का स्मरण? उत्तर हो जाएगा ये घटनाओं का स्मरण, ये उद्देश्य नहीं है। बालकों में समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। बालकों में समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है, बताइए साहब। अनैतिक व्यवहार, मनोरंजन की सुविधा, निर्धनता, अत्यधिक लाड प्यार? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 53 में कौन सा? मनोरंजन की सुविधा। मनोरंजन की सुविधा जो है ये समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। रिचर्ड सचमैन का परीक्षा मॉडल है। रिचर्ड सचमैन का परीक्षा मॉडल है निगमनात्मक, आगमनात्मक, दोनों या दोनों ही नहीं?
तो यहाँ पर अपना हो जाएगा ये है आगमनात्मक। ठीक है। अगला देखिए 56, चित्र विस्तार की यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है। जो चित्र विस्तारक यंत्र है वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है। यांत्रिक श्रव्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य श्रव्य सामग्री या कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ये केवल है यांत्रिक दृश्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य सामग्री। आगे देखिए, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। उपरोक्त कथन है पाकर का, किलपेट्रिक का, जॉन डेवी का या फिर बेलार्ड का। तो यहाँ पर यह कथन किसका है? बेलार्ड का है। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है संश्लेषण, बोध, ज्ञान या मूल्यांकन। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, मूल्यांकन है। लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ है परीक्षा अंकों की परिशुद्धता, परीक्षा अंकों की संगतता, परीक्षा अंकों की रेटिंग या परीक्षा अंकों का विकास। तो यहाँ पर 59 में अपना उत्तर होगा परीक्षा अंकों की संगतता। परीक्षा अंकों की संगतता, यहाँ पर चौथा विकल्प था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर हो गए दोनों विकल्प एक साथ। 60 नंबर देखिए, एसएसटी का आखिरी सवाल। निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की एक कार्य के रूप में शामिल नहीं है। निम्न में से क्या है जो योगात्मक मूल्यांकन में एक कार्य के रूप में शामिल नहीं है। प्रोत्साहन, निदान, चयन या फिर श्रेय देना। तो यहाँ पर निदान है जो शामिल नहीं है, बी विकल्प। अब देखिए मनोविज्ञान को अपने। संरचनावादी संप्रदाय बल देता है। संरचनावादी संप्रदाय किस पर बल देता है साहब? शिक्षण पद्धति पर, बाल शिक्षा पर, वैज्ञानिक पद्धति पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 61 में अपना उत्तर हो जाएगा क्या? स, वैज्ञानिक पद्धति पर है जो बल देता है। 62 देखिए, जॉन लॉक का संबंध किस संप्रदाय से है? संरचनावाद से, गेस्टाल्टवाद से, साहचर्यवाद से या इनमें से कोई नहीं। तो जॉन लॉक का संबंध किस संप्रदाय से है? 62 में उत्तर हो जाएगा अपना क्या? सहचर्यवाद से। 63 देखिए, द माइंड ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसकी है? प्रेयर की, पियाजे की, डार्विन की या फिर स्टैनले हॉल की। द माइंड ऑफ द चाइल्ड। प्रश्न बोलने के बाद में वीडियो को आप रोक लिया करें, फिर उत्तर लिख लिया करें अपना। तो 63 के अंदर है, 63 में हो जाएगा अपना ए। किसकी है? प्रेयर की। प्रयास ये किया कोई भी उत्तर गलत नहीं हो। अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा उत्तर आ जाए कि गलत बता दिया तो कमेंट करके बता देना, सुधार करवा देंगे। बाल विकास में परिवर्तनों से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए कितनी प्रणालियां प्रचलित है बाल विकास में? 1, 2, 3 या फिर 4। चौंसठ में अपना उत्तर हो जाएगा क्या? 64 में उत्तर हो जाएगा ब, 2 है जो प्रचलित है। अगला सवाल है अपना, अभिवृत्ति का स्वरूप मूलतः होता है संरचनात्मक, कार्यात्मक, मात्रात्मक या कोई नहीं। तो बताइए साहब, अभिवृत्ति का स्वरूप मूलतः होता है। तो 65 में हो जाएगा अपना क्या? ए, यानी कि संरचनात्मक होता है।
66 में देखिए, हरलोक ने जीवन काल की कितनी अवस्थाएं बताई है? 5, 10, 12 या फिर 11? तो हरलोक ने जीवन काल की अवस्थाएं बताई थी, वो बताई थी 11। कितनी बताई थी? 11। द विकल्प यहाँ पर सही होगा। 67 नंबर देखिए, नवजात शिशु के सिर व शरीर के अनुपात का सही क्रम है। सिर और शरीर का 1:8, 1:10, 1:12 या फिर 1:4? तो 67 में उत्तर हो जाएगा अपना क्या? 67 में उत्तर हो जाएगा 1/4, 1:4। 67 में क्या हो जाएगा? द विकल्प है जो सही हो जाएगा। 68 देखिए, कितने वर्ष के बालक में दाएं बाएं का ज्ञान और 13-14 वस्तुओं को गिनने की क्षमता आ जाती है? 5 वर्ष के में, 7 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 10 वर्ष? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा 68 में क्या? 68 में हो जाएगा 6 वर्ष के में। 69 नंबर सवाल है अपना, अरस्तु ने बालक के दाएं हाथ का होना माना है ईश्वरीय देन, गुणसूत्रों के कारण, बाह्य कारण या फिर सभी? तो 69 में क्या हो जाएगा? 69 में उत्तर हो जाएगा अपना ईश्वरीय देन माना है दाएं हाथ का होना। बालक समूह की नीति को अपनाता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर पूर्व बाल्यावस्था में? तो 70 में क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था में समूह की नीति को अपनाता है। 71 देखिए, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। स्किनर, गेट्स, वुडवर्थ, मॉर्गन? तो ये परिभाषा देने वाले हैं अपने स्किनर महोदय। अगला देखिए, तथ्यों को याद करना और पूछने पर उगल देना का संबंध किस मॉडल से है? बैंकिंग मॉडल से तथ्यों को याद करना और पूछने पर क्या बता देना, तुरंत उगल देना कि ये लो साहब फटाक से। बैंकिंग मॉडल है ये, प्रोग्रामिंग मॉडल है, रचनावादी है या फिर सभी? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 72 के अंदर ये है अपना बैंकिंग मॉडल। रटा रटाया माल की पूछा तुरंत लो साहब। हिंदी भाषा सीखने के बाद इतिहास को सीखना उदाहरण है ऋणात्मक स्थानांतरण का, शून्य स्थानांतरण का, धनात्मक स्थानांतरण या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा 73 में शून्य स्थानांतरण। स्नायु पद्धति का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? स्नायु पद्धति का थॉर्नडाइक, कोहलर, टोलमैन या फिर सभी? उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक से। ठीक है, 74 में 75 देखिए, स्किनर ने अध्ययन किया ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का, अनैच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं? तो स्किनर ने जो अध्ययन किया था वो किया था अपने 75 में ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का। प्रबलक के प्रकार होते हैं साहब 1, 2, 3, 4। तो प्रबलक के प्रकार होते हैं, कितने हो जाएंगे? 76 में हो जाएगा 2। दूसरा विकल्प, और प्रकार भी होते हैं 2। 77 देखिए, किस सिद्धांत में व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी को अपनी गति से अधिगम करने की व्यवस्था होती है? सक्रिय अनुबंध, पुरातन अनुबंध, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा सक्रिय अनुबंध में। अगला सवाल है, संक्रियाओं में संक्रिया का संबंध किस अवस्था से है? संवेदी अवस्था,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था या फिर औपचारिक अवस्था। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 78 में औपचारिक अवस्था से। 79 है, सीखने में पठार कब बनते हैं? जब सामग्री में रुचि ना हो, आदतों में परिवर्तन होने पर, अवस्था में परिवर्तन होने पर, या फिर इन सभी अवस्थाओं में। तो पठार कब बनते हैं? इन सभी अवस्थाओं में बनते, सभी डी विकल्प हो जाएगा। 80 नंबर देखिए, किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा जाता है? कौन से चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहते हैं? प्रत्यक्षात्मक चिंतन को, कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक या फिर तार्किक? उत्तर हो जाएगा 80 के अंदर से। 81 देखिए, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब रिक्त स्थान, बुद्धि होगी तब होगा, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी या फिर अभिवृद्धि होगी तब होगा। बताइए अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? तो 81 में हो जाएगा से, अभिप्रेरणा। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। अगला देखिए, बालक विद्यालय में जीवन शैली सीखता है संवेग से, व्यवहार से, वातावरण से या फिर अनुकरण से? तो बालक विद्यालय में जीवन शैली किससे सीखता है? 82 में हो जाएगा संवेग से। 83 है, स्प्रेंगर विभाजन के अनुसार ज्ञान पिपासा रखने वाले व्यक्ति को रखा गया है आर्थिक व्यक्तित्व में, सैद्धांतिक व्यक्तित्व में, सामाजिक व्यक्तित्व में या फिर सभी में? क्या हो जाएगा उत्तर? बताइए। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना 83 में ब, सैद्धांतिक व्यक्तित्व में। 84 देखिए, आलपोर्ट ने विशेषकों को कितने भागों में बांटा है? 1, 2, 3 या 4? उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, और 3 भागों में ही बांटा है आलपोर्ट ने विशेषकों को, जिसमें प्रमुख विशेषक, केंद्रीय और गौण विशेषक, ये 3 है। इनमें से मन का मुज्य शासक, या यहाँ पर मन का मुख्य शासक, माफ कीजिएगा, मन का मुख्य शासक कहलाता है इड, ईगो, सुपर ईगो या इनमें से कोई नहीं? मन का मुख्य शासक। तो 85 में हो जाएगा बी, ईगो। ईगो जो मुख्य शासक कहलाता है। हीनता मनोग्रंथि का संबंध है अल्फ्रेड एडलर से, केरेन हार्नेस से, फ्राइड से या फिर जुंग से? तो 86 में क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड एडलर से। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड एडलर से। 87 देखिए, शाही धब्बा परीक्षण की व्याख्या कितने सिद्धांतों पर आधारित है? 4, 3, 2 या 5? तो बताइए, शाही धब्बा परीक्षण की व्याख्या कितने सिद्धांतों पर आधारित है? 87 में क्या हो जाएगा? 5 सिद्धांतों पर। 88 है, गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि में कितने सामर्थ्यों को शामिल किया है? 3, 4, 2 या 1? तो कितने को किया 88 में? 88 में हो जाएगा अपना से, यानी कि 2 सामर्थ्यों को शामिल किया है। और मस्त रहा करें, बिल्कुल इत्मीनान से शांतचित होकर देवें आप पेपर को, बिना किसी टेंशन के। सवाल ऊपर नीचे भी हो जाते हैं कि नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिएगा, अभी टाइम है, और उस चीज़ को अच्छे से तैयार कीजिएगा। एनसीसी 89 में यहाँ पर है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एनसीएफ 2005 का विस्तार है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क 2005 या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर है एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ। 89 में हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। 90 है, आरटी 2009 की कौन सी धारा
राज्य सरकार को नियम बनाने की क्या देती है? शक्ति देती है। धारा 38, 35, धारा 40 या फिर धारा 30? तो 90 के अंदर हो जाएगा अपना क्या? ए, यानी कि धारा 38 है जो राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। अब बात करते हैं हम हिंदी की। ठीक है, आपको गद्यांश पढ़ना है और 91 से 95 तक इस गद्यांश से संबंधित सवाल है। देखिए, वीडियो रोक के आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं फटाफट बता देता हूँ। मोहन नित्य शरारत करता है। सोहन ने मोहन को समझाया कि माताजी बाहर गई हुई है, अतः तुम्हें कम बोलना चाहिए, ज़्यादा नाटक वगैरह नहीं करना चाहिए। यह बात सुनकर मोहन चिल्ला उठा कि तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, ऐसे वो बोलने लग गया और नाराज़ होकर अपने साथियों के साथ क्या? जगन्नाथ की यात्रा पढ़ने के लिए बाहर चला गया। मोहन ने अपनी यात्रा रेलगाड़ी से की। ठीक है, कहीं होता है नहीं ज़्यादा गुस्सा हो कि मैं तो छोड़ जा रहे हूँ। तो गद्यांश के आधार पर बताइए कि मोहन शब्द है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं। पेपर जो होता है उसमें कुछ आसान सवाल भी होते हैं, कुछ कठिन भी होते हैं, कुछ दोनों का मिक्सचर भी होता है। तो ये आसान सवाल है कुछ हिंदी में। तो गद्यांश के आधार पर बताइए कि मोहन शब्द है। तो मोहन शब्द किस प्रकार का है? 91 में हो जाएगा ब, व्यक्तिवाचक। मोहन नित्य शरारत करता है, रेखांकित पद का भेद है, भेद बताना है। जो नित्य जो अंडरलाइन किया है इसका भेद बताना है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या कालवाचक क्रिया विशेषण है? नित्य। तो नित्य किस प्रकार का लग रहा है आपको? तो नित्य यहाँ पर है कालवाचक क्रिया विशेषण है, रोजाना है। ठीक है। 93 है जगत धन नाथ का संधि शब्द होगा। जगतनाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ या फिर जगन्नाथ, बताइए। तो 93 में हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर सी, जगन्नाथ। 94 देखिए, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द रेलगाड़ी में समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है या द्वंद्व है? इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके खुद ही बताइएगा कि रेलगाड़ी में कौन सा समास है। 95 देखिए, मोहन चिल्ला उठा, वाक्य में क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणात्मक, संयुक्त क्रिया या फिर नाम धातु? तो 95 में क्या हो जाएगा? 95 में हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त क्रिया, यानी कि से, चिल्ला और उठा, चिल्लाना और उठा। निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर आपको 96 से 100 तक के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये एक पद्यांश है। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहते आते ते यही अभी नरदेही, माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, कैकेयी वाला वो संवाद है ये। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता। कि अब सब लोग यही कह रहे हैं कि पुत्र तो पुत्र, ये माता ही कुमाता है। बस मैंने इसका भाई है मात्र ही देखा, क्योंकि कह रही है बस मैंने इसका भाई है मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। ये भरत के लिए करेगी, मैंने इसका जो हृदय है वो नहीं देखा, केवल मृदुल कोमल है जो शरीर है यही देखा है। तो ये आपको कई प्रश्न के उत्तर तो यहीं मैं समझाते हुए भी मिल गए होंगे। देखिए, अब आपको पता चलेगा कैकेयी की किस मानसिक दशा की अभिव्यक्ति उपयुक्त काव्यांश में हो रही है? चिंता की, पश्चाताप और ग्लानि की, पुत्र प्रेम की या फिर क्रोध की? थोड़ा सा पीछे लेके वीडियो को रोक के अच्छे से आप पढ़ के भाव है जो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मानसिक दशा की अभिव्यक्ति हो रही है वो हो रही है पश्चाताप और ग्लानि की, कि मैंने ये नहीं देखा इस कार, वो नहीं देखा, मुझे देखना चाहिए था। तो उसे पश्चाताप और ग्लानि का, उसकी मानसिक दशा की अभिव्यक्ति यहाँ पर हो रही है। तो 96 के अंदर हो जाएगा ब। अगला देखिए, उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव क्या है? मूल भाव कि छीने ने मातृपद किंतु भरत का मुझसे, क्या कह रही कि कोई छीने नहीं भरत का, मात्र जो भरत का मुझसे, मातृपद जो मेरा है कि मैं कैसे भी हूँ चाहे। कहते आते थे ये अभी नरदेही, जो कोई जो कह सके, या बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। तो यहाँ पर मूल भाव 97 में हो जाएगा डी,
ये इसका मूल भाव है कि मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, कि बाहर से देखा मैंने कि कैसे क्या है, अंदर इसका नहीं जाना। ये इसका मूल केंद्रित भाव है भरत के लिए। बस मैंने इसका, देखिए यहाँ से स्पष्ट और हो जाएगा, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा कथन का भाव है। कैकेयी ने भरत को समझा नहीं, वह भरत की शक्ति को पहचान गई, भरत के मन को न समझ पाई या कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी। कई बार होता है जो परीक्षा में सवाल होते हैं, अगले सवाल को हम देखते हैं तो उससे पहला सवाल है जो हल हो जाता है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, यानी कि भरत के मन को है जो समझ नहीं पाए, केवल बाहरी आवरण को देखा कि ऐसे है, वो है, जिसका शरीर है, ये तो कोमल है, लेकिन अंदर मन में क्या है, किस प्रकार के क्या कुछ चल रहा है, वो चीज़ नहीं समझ पाई। गात्र का अर्थ है शरीर, पत्थर, गाय या कोई नहीं। तो आसान है ये 99 में है शरीर। कुमाता में उपसर्ग है कु, ता, कुमा या माता। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना, बिल्कुल आसान है। 101 नंबर देखिए, सेठ ने नौकर को पैसे दिए, वाक्य है सेठ ने नौकर को पैसे दिए, द्विकर्मक, कर्मपूरक, अकर्मक या कोई नहीं। तो 101 में क्या हो जाएगा, द्विकर्मक, इसमें दो कर्म है ये, ठीक है। बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है। मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ, आप बोलोगे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हालांकि ये तो मिनिमम टाइम है, बहुत आराम से बताया आपको। बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है, यह अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है। यथा राजा तथा प्रजा, बाप ने मारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज, या फिर गंगादास जमुना गए जमुनादास, हाथी के पाँव में सबका पाँव समाय। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 102 में हो जाएगा यहाँ पर द, हाथी के पाँव में सबका पाँव समाय। ये यहाँ पर इसकी अर्थ बताने वाली कि बड़ों के साथ छोटों की भी जो निभ जाती है। 103 में देखिए, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या कोई नहीं। तो 103 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ब। 103 में उत्तर हो जाएगा ब। 104 देखिए, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए। ध्यान से देखिएगा, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए। रेखांकित पदबंध है, विशेषण पदबंध है, ये सर्वनाम पदबंध है, संज्ञा पदबंध या फिर क्रिया पदबंध। तो 104 में हो जाएगा ब, सर्वनाम पदबंध है कि शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, ठीक है, ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। 105 में देखिए, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी। वाक्य में साफ साफ अव्यय है, साफ साफ अव्यय तो है, लेकिन ये किस प्रकार का है, विस्मयादि बोधक। इसमें क्या है, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण है यहाँ पर, या समुच्चय बोधक। तो 105 के अंदर हो जाएगा स, क्रिया विशेषण है। तो कह दी कैसे, साफ साफ कह दी, तो ये क्रिया का क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है साफ साफ, ठीक है। जो साफ साफ अव्यय वो क्या है, क्रिया विशेषण है यहाँ पर। निगमन विधि है, निगमन विधि किस प्रकार की विधि है भाई साहब बताइए। मनोवैज्ञानिक विधि है ये, अमनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ कह नहीं सकती इस बारे में, या फिर कोई सी भी विधि नहीं है ये। तो 106 में कौन सा विकल्प हो जाएगा सही, ब, अमनोवैज्ञानिक विधि है निगमन विधि। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं। पाठोपरांत या पाठ के उपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं। पाठ पढ़ाने से पूर्व वाला मूल्यांकन, पाठ पढ़ाते समय का मूल्यांकन, या पाठ पढ़ाने के बाद का मूल्यांकन, या घर पर जो करवाया जाता है वो। तो 107 में हो जाएगा स, पाठोपरांत या पाठ उपरांत, यानी पाठ पढ़ाने के बाद का। आ गई बात समझ में। अगला देखिए, प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें बालक है जो भाषा सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा किस प्रक्रिया से सीखता है। निरीक्षण, फिर अनुकरण, फिर श्रवण। निरीक्षण, श्रवण, अनुकरण, श्रवण फिर निरीक्षण फिर अनुकरण, या श्रवण अनुकरण निरीक्षण। माफ कीजिए। तो 108 में हो जाएगा स,
सुनता है, निरीक्षण करता है और अनुकरण करता है। श्रवण, निरीक्षण, फिर अनुकरण। 109 नंबर देखिए, वाक्य विशेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या फिर उक्त सभी। वाक्य विशेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? तो 109 में हो जाएगा ए, आगमन विधि। वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है योग्यता होना, आकांक्षा होना, आसक्ति होना या फिर सही सभी चीज़ें। तो 110 सवाल के अंदर उत्तर हो जाएगा अपना डी, ये सभी चीज़ें जरूरी है। 111 नंबर देखिए, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? सांकेतिक भाषा को, लिखित भाषा को, बोलचाल की भाषा को या फिर कोई नहीं। तो परिवार में रहकर किस प्रकार की सीख सकता है वो? तो 111 के अंदर 111 के अंदर हो जाएगा से, बोलचाल की भाषा सीख जाता है। 112 देखिए, समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, एपिडाइस्कोप के माध्यम से या फिर मैजिक लांटेन के माध्यम से। बताइए किस जरिए? तो 112 के अंदर हो जाएगा अपना 112 में उत्तर हो जाएगा से, एपिडाइस्कोप के माध्यम से। 113 नंबर देखिए, निम्न में से किंडरगार्टन विधि का प्रमुख गुण है? ये सभी गुण है लेकिन प्रमुख गुण क्या है? निरीक्षण द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, समीपता द्वारा सीखना या फिर खेल एवं करके सीखना। तो ये तो आपके खोपड़ी में, आंखों में कई बार चढ़ा हुआ होगा सवाल। तो 113 के अंदर उत्तर हो जाएगा अपना क्या? डी, खेल व करके सीखना। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। भाषा दक्षता के अंदर प्रारंभिक कौशल कौन सा आता है? सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना? भाषा दक्षता की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो 114 के अंदर हो जाएगा ए, सुनना ही आता है सबसे पहले। तो 115 में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। जो मौखिक अभिव्यक्ति है, इस कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम क्या है? वाद विवाद, नाटक, विद्यालय पत्रिका या फिर कोई नहीं। 115 में हो जाएगा क्या? 115 में हो जाएगा ए, वाद विवाद। 116 देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त करना, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में सहायक या विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करना। तो कौन सी विशेषता नहीं है? उत्तर हो जाएगा 116 में क्या? डी, विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करना ये नहीं है। 117 देखिए, द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम पद्धति है। सैनिक विधि, आगमन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर अनुकरण विधि। तो 117 में क्या हो जाएगा? से, व्याकरण अनुवाद विधि है जो द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित और प्राचीन पद्धति है। अगला देखिए, निदान परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं 7, 2, 4 या फिर 8। तो 118 में हो जाएगा ब, 2 प्रकार। 119 में देखिए, मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा लिया जाता है? पूर्ति परीक्षा, सत्यासत्य, बहुविकल्पीय या इन तीनों से ही। तो मौन जो वाचन होता है उसका मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है या लिया जा सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा डी, इन सभी के द्वारा। आखिरी 120 नंबर देखिए हिंदी में, निम्न में से पाठ योजना का अंग नहीं है। पाठ योजना का अंग कौन सा नहीं है? सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री या जांच कार्य। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, जांच कार्य है जो पाठ योजना का अंग
नहीं होता है। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर रखा पहली बार देखें कर लीजिएगा। अब आप बोलोगे सर 150 सवाल नहीं है। हाँ 150 नहीं है, 120 ही हैं। तो इसमें कितने सवाल सही होते हैं वो कमेंट करके बताना। अगला जो मॉडल पेपर टेस्ट होगा उसमें हम अंग्रेजी वगैरह को, बाकी लैंग्वेज को भी शामिल करेंगे। ठीक है, तो आपको ये पेपर कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे आप, उतना ही हमारा संबल बढ़ेगा, उतना ही आपको श्रेष्ठ स्तर का हम पेपर है जो उपलब्ध करवाएंगे। फिर मिलते हैं।